अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे स्पेन नेशनलिटी के बारे में। एक अच्छी खबर, मिनिस्ट्री का एक अहम मनसूबा जो है वो सामने आया, उस पर तफसीली बात करेंगे। उसके बाद स्पेन इमिग्रेशन के लिए और इमिग्रेंट्स के लिए एक और अच्छी खबर, इस पर बात करेंगे। ड्राइवर लाइसेंस और यूरोपीय यूनियन की नई डिमांड, इस पे बात करेंगे। और स्पेन का स्पॉन्सरशिप वीजा आप कौन से तरीके के साथ यहां से लेके अपनी होम कंट्री में भेज सकते हैं, उसका क्या तरीकाकार है, कौन ले सकता है, किसके ज्यादा चांस होते हैं, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि आज लिंक कौन से आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इन न्यूज के मिलेंगे। ये जो दोस्तों तीन पहली न्यूज है स्पेन नेशनलिटी के बारे में, जो मिनिस्ट्री का नया मनसूबा, इसकी न्यूज का लिंक, और उसके बाद इमिग्रेंट्स के लिए जो अच्छी खबर है इसका लिंक, और ड्राइवर लाइसेंस प्लस यूरोपीय यूनियन की नई डिमांड, इसका लिंक, ये तीनों लिंक बेतरतीब नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों यूके न्यूज से रिलेटेड एक चैनल मैंने शुरू किया है, जिसका लिंक आपको जैसे वीडियोस के लिंक के नीचे आपको चैनल के लिंक आएंगे, तो वहां पे जो पहला लिंक है वो आपको उस चैनल का मिलेगा, वहां पे जाएं। अगर आप यूके में रहते हैं, यूके की न्यूज से रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो वहां पे जाके उस चैनल को सब्सक्राइब करें और वहां पे वीडियोस आप देख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन नेशनलिटी के बारे में अच्छी खबर, मिनिस्ट्री का अहम मनसूबा कौन सा है। जैसे कि आप जानते हैं कि स्पेन नेशनलिटी जो है 2023 में हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जिन लोगों की नेशनलिटी पास हुई है गैर मुल्कियों की, वो 2023 का साल था। जो कि पिछले तमाम कैलकुलेट अगर आप निकालें तो उसमें जितने जो है वो गैर मुल्कियों की नेशनलिटी मिली 2023 में, उसमें डबल के करीब नेशनलिटीज मिली हैं। तो यहाँ पे 2023 के बाद जो है अभी तक मिनिस्ट्री के पास काफी ज्यादा रश है। उस वक्त जिन लोगों की जमा थे वो अब रिकोर्सों की तरफ जा रहे हैं। अब मिनिस्ट्री में पहले तो जमा करवाने वालों का रश भी होता था, और अब जो है वो प्लस जो है वहां पे रिकोर्सों वालों का रश भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका एक साल जैसे कंप्लीट होता है वो रिकोर्सों कर देते हैं, और कर भी देनी चाहिए। और उस रिकोर्सों के रिजल्ट के लिए मिनिस्ट्री के पास इतनी ज्यादा जो है वो वर्क फोर्स नहीं है जिसको वो निपटा सके। उन्होंने इसका एक नया हल निकाला है। ऊपर से ये भी खदशात थे कि अभी जुलाई और अगस्त में, क्योंकि छुट्टियों के महीने होते हैं, तो इसमें नेशनलिटी के जो केसेस हैं वो डिले का शिकार ना हो, तो उसका हल निकाला मिनिस्ट्री ने। और एक अहम खबर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसका लिंक भी नीचे लिंक नंबर 1 आपको मिल जाएगा। उसमें उन्होंने कहा है कि हम तमाम जो चीजें हैं जो खासतौर पर कोर्सों पे उन्होंने फोकस किया है, उसको जो है हम ऑनलाइन करने जा रहे हैं, यानी कि एक सिस्टम के जरिए, रिपोर्ट्स के जरिए वो इसको करने जा रहे हैं। यहाँ पे एक बात और आपको बताता चलूं, असल में जब ऑफिस का टाइम होता है, जब ये वर्क कर रहे होते हैं जुलाई और अगस्त के महीने के अलावा भी, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्टूडेंट्स होते हैं जो लॉ पढ़ रहे होते हैं, उनको मिनिस्ट्री ऑफ खुस्तीस या एज अ हेल्पर के तौर पे अपने ऑफिस में एज अ ट्रेनी स्टूडेंट या एज अ ट्रेनी वर्कर समझ लें, वो अपने साथ रख लेते हैं और उनसे इस तरह के काम निपटाते हैं। उनको एक बता देते हैं कि ये तरीकेकार के तहत आपने काम करना है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा कुछ करता है, उस पर आपने किस तरह से एक्ट करना है, उसके केस को किस तरह चेक करना है और उसके बाद उसका रिजल्ट देना है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हम वो भी बड़ी तादाद में फोर्स को यूज करने वाले हैं। इसके साथ साथ हम ऑटोमेटिक सिस्टम जो है वो मिनिस्ट्री में ला रहे हैं, जिसके जरिए जो है वो अपील्स और बाकी जो काम है मिनिस्ट्री का वो फास्टली होगा। अभी रिसेंटली देखा गया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ खुस्तीसिया है, वहां पे वर्कर्स की कमी की वजह से या काम की ज्यादती की वजह से थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगना शुरू हो चुका है। ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन 1-2 महीने जो है वो प्लस हो चुके हैं। उसमें अब रिजल्ट्स थोड़े से लेट आना शुरू हुए हैं, जिसको उन्होंने हल करने के लिए और दोबारा से टाइम पीरियड कम करने के लिए उन्होंने ये हल निकाला है। अब नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगे हैं। साथ साथ जो है वो एज अ ट्रेनी एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी यूज करेंगे। जो वर्क है इस वक्त लोड है मिनिस्ट्री ऑफ खुस्तीसिया पे, खासतौर पर नेशनलिटी का, उसको कम करने के लिए। मजीद डिटेल के लिए दोस्तों नीचे आप लिंक को क्लिक करके रीड कर सकते हैं। अब एक और अहम न्यूज जो कि काफी ज्यादा इमिग्रेंट्स के लिए अच्छी, इस वजह से मैं कहूंगा कि बहुत बड़ी तादाद में हमारी कम्युनिटी ऐसी है
जो इस इंतजार में रहती है कि मैं डॉक्यूमेंट जमा कराऊं, मेरी निवासियन हो जाए। बेशमार्कमेंट मुझे भी आते हैं कि मुझे 6 महीने हो चुके हैं, मुझे 9 महीने हो चुके हैं अपनी फाइल सबमिट करवाए। किसी ने वर्क परमिट के लिए करवाई है, किसी ने तरखेता कोनितारिया के लिए करवाई है, किसी ने फैमिली के लिए करवाई है, और किसी ने अपनी रिनिवासियन टेम्पोरल से परमानेंट, और किसी ने टेम्पोरल से टेम्पोरल के लिए करवाई है। तो ये तमाम प्रोसेस जो है वो एक मरतबा आपको एक्सतराखीरिया से गुजरना पड़ता है, उसके बाद ही आप जो है अपना कार्ड हासिल कर सकते हैं। तो एक्सतराखीरिया में बहुत ज्यादा प्रेशर होने की वजह से, काम की ज्यादती होने की वजह से वहां पे भी जो सिचुएशन है वो कोई खास अच्छी नहीं है। तो उन्होंने भी एक अहम फैसला किया है। आपको मैंने पिछले दिनों एक अच्छी न्यूज ये शेयर की थी कि कुछ ग्रुप इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉइज का किया जो कि काफी फास्टली काम करता है, जो तकरीबन 50 के करीब लोगों का वो मुख्तलिफ प्रोविंसेस में जाता है जहां पे बहुत ज्यादा इस तरह के एरिया में रश है, प्रेशर है काम का। वहां पे वो उस प्रेशर को कम करते हैं और वहां पे रूटीन वर्क जब शुरू हो जाता है तो वो वहां से नेक्स्ट प्रोविंस में चले जाते हैं वहां की वर्क फोर्स बनने के लिए। तो इस तमाम सिचुएशन में तो वो काम कर रहे हैं। अभी उनका रुख जो है मैड्रिड और बार्सिलोना की तरफ होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा रश है और यहाँ पे बहुत ज्यादा पेंडिंग पड़ी हुई है फाइलें। इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सतराखेरिया ने एक और अच्छा काम किया, वो ये किया है कि उन्होंने नई वर्क फोर्स जो है वो भर्ती करने के लिए स्टूडेंट्स का इंतखाब किया है। उन्होंने जो नई वर्क फोर्स है उसको ट्रेनिंग देना शुरू की है ताकि जो एक्सतराखेरिया का काम है वो फास्टली कर सकें। ये एक बहुत अच्छा काम है और बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आने वाले वक्त में एक्सतराखेरिया का जो प्रोसेस है वो भी पहले से फास्ट हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है। अगर आप कोई छोटे से छोटा काम भी एक्सतराखेरिया में भेजते हैं तो उसमें भी 5 से 6 महीने लग रहे हैं, हालांकि ऑफिशियल जो इनका टाइम पीरियड है वो 3 महीने का है। तो इस सिचुएशन में बहुत ज्यादा जरूरत थी कि एक्सतराखेरिया जो मिनिस्ट्री है वो कोई ऐसा स्टेप उठाती। तो उन्होंने अब ये स्टेप के बारे में आगाह कर दिया और अब आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा उम्मीद है कि कम टाइम लगा करेगा। इसकी मजीद डिटेल जो है नीचे आप लिंक क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं ड्राइवर लाइसेंस की और यूरोपीय यूनियन की नई डिमांड की। यूरोपीय यूनियन की काफी अरसे से डीजीटी जो कि सरकारी अदारा है स्पेन का, जो कि ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, हमारे लाइसेंस को कंट्रोल करता है, हमारे एग्जाम वो लेता है, हमारी रिन्यूएशन लाइसेंस की वो करता है। तो उस पे काफी देर से वो अपनी डिमांड्स भेज रहे हैं। अब उन्होंने हतमी डिमांड्स कुछ भेजी हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि जो आप ड्राइवर लाइसेंस 10 साल के बाद रिन्यू करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आज ड्राइवर लाइसेंस लेता हूं तो 10 साल के बाद मैंने दोबारा रिन्यू करवाना है, तो उसका जो टाइम पीरियड है वो 15 साल रखें। ये यूरोपीय यूनियन ने नई डिमांड दी है डीजीटी को, लेकिन साथ ये कह दिया है कि जो कम्यून और बस चलाने वाले हैं उनका जो टाइम पीरियड है वो 5 साल करें, यानी कि वो 5 साल के बाद रिन्यू हो। लेकिन जो नॉर्मल बी लाइसेंस रखने वाले हैं उनकी रिन्यूएशन जो है वो 15 साल के बाद हो। ये यूरोपीय यूनियन ने अपनी डिमांड रखी है डीजीटी के आगे। अब डीजीटी इस पे वर्किंग करेगा और उसके बाद जो है इसके रिजल्ट आएंगे, यानी कि इस तरह के भी डिमांड जो है यूरोपीय यूनियन की तरफ से आना शुरू हो चुकी है, जो कि आपके ड्राइवर लाइसेंस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुतासर करेगी। उसके साथ साथ 65 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उन्होंने कहा कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करें, उनके लिए कवानीन बराबर रखें, उनके लिए कोई ऐसा कानून ना बनाएं कि उनको अपनी ड्राइविंग जारी रखने में दुश्वारी हो, क्योंकि स्पेन में 65 साल के ऊपर जो है काफी ज्यादा सख्ती की जाती है उनको ड्राइवर लाइसेंस देने के लिए। अब दोस्तों आखिर में एक अहम इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें काफी कमेंट आते हैं कि हमने अगर स्पॉन्सरशिप करवाना हो या स्पॉन्सरशिप भेजना हो किसी को तो उसका क्या तरीकाकार है। उसका तरीकाकार ये होता है कि जिस जगह पे आप रह रहे हैं स्पेन में, किसी सूबे में, किसी शहर में, वहां पे जो आपका नजदीक तरीन पुलिसिया नेशनल का थाना होता है, कोमिसारिया होता है, वहां पे आपने जाना है। वहां पे जाके आपने जो भी उनका सिस्टम है, सीता लेना है या बगैर सीते की जाना, वहां पे जाके आपने उनको कहना है कि आप इनविटेशन भेजना चाहते हैं अपने किसी रिलेटिव के पास। उस रिलेटिव की पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। वो आपसे कुछ फीस चार्ज करते हैं। फीस चार्ज करने के बाद वो आपसे तमाम डॉक्यूमेंट ले लेते हैं जिसमें आपकी पदरौन होती है, आपका कार्ड होता है, आपका रिलेशन क्या है उसके साथ। वो इस तरह की इंफॉर्मेशन आपसे लेंगे और आपको 2-3 घंटे का टाइम देंगे। 2 से 3 घंटे जो आमतौर पे कोमिसारिया में चल रहा है, वो फर्स्ट टाइम आपसे एप्लीकेशन लेते हैं और सेकंड टाइम 12-1 बजे के बाद जो है आपको वो
आपका इनविटेशन बना के दे देते हैं। वो इनविटेशन आपने फिर अपने तमाम डॉक्यूमेंट के साथ एम्बेसी में भेजना होता है, अपने उस बंदे के पास जिसने वीजा अप्लाई करना होता है। वो इनविटेशन के साथ वो अपना वीजा अप्लाई कर देता है वहां पे आपकी होम कंट्री में, क्योंकि वो इनविटेशन ऑलरेडी स्पेनिश ज़बान में होता है, इस वजह से कोई भी उस पर ट्रांसलेशन वगैरह या इस तरह का काम करवाने की जरूरत नहीं होती। ये सिंपल सा काम है। असल में बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि ये बनता कहाँ से है। हमेशा याद रखें ये पुलिसिया नेशनल बना के देती है और इसमें वो आपकी गारंटी भी डालती है कि आप इसको बंदे को बुला रहे हैं, ये आपके पास आएगा, ठहरेगा, उसके बाद ये वापस जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। अगर इससे रिलेटेड आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।